विद्या विकास क्लासेज में मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 10वीं की मैथ पढ़ रहे हैं और 10वीं की मैथ में हम लोग जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर था उसको मैंने इसके पहली क्लास में समाप्त किया था। आज हम लोग एक नए टॉपिक को प्रारंभ करेंगे जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। आपका चैप्टर 12 है, इसी को हम लोग आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि जो मेरी आवाज है क्लियर है क्या। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो मेरी आवाज है क्लियर है। एक बार सभी लोग कमेंट करिए और जल्दी से वीडियो को शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े, क्योंकि आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मैक्सिमम लोगों को लाइव क्लास में जोड़ें। नितिन नायक करें गुड इवनिंग सर। अंशिका विश्वकर्मा जी करें हेलो सर। अंशिका विश्वकर्मा जी करें गुड इवनिंग सर। विशाल सानी करें गुड इवनिंग सर। राज यादव जी करें हेलो सर। नितिन नायक जी करें हेलो सर। एक बार वीडियो को आप शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़े और सभी लोग कमेंट करके बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये भी कमेंट करते बता दीजिए आप लोग। अखिलेश सिंह करे प्रणाम सर। संतोष सिंह करे गुड इवनिंग सर। इसके बाद रागनी गुड इवनिंग सर। अमरीश कुमार करें गुड इवनिंग सर। विशाल सानी करें नो सर। नितिन नायक करें नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए। आज हम लोग जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है इसी टॉपिक को प्रारंभ करेंगे पढ़ने के लिए। अब देखिए ध्यान से, एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिए, साथ साथ में आप अपने कॉपी पे नोट भी करते रहिए, ठीक ना। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की व्यास क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, और इसके साथ साथ चाप क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है। ये छोटे छोटे चीजें आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे तरीके से पता होगी, तभी आप इसके सवालों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। तो हम लोग बेसिक से वृत्त क्या होता है, इसके साथ साथ हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हर चीज को एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृत्त क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही होता होगा कि वृत्त क्या होता है। तो आप वृत्त को इस तरीके से कह सकते हो, वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, क्या कहोगे, वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसके एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मैंने आपसे परिभाषा में यही बताया वृत्त के कि वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसके किसी निश्चित बिंदु से जो दूरियां होती है वह हमेशा कह सकते हो बराबर होंगी, या तो कह सकते हो हमेशा जो नियत होगी, या तो कह सकते हो जो दूरी होगी वह हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक ना। जैसे अगर आप क्या करते हो, किसी वृत्त को अगर आप ड्रा करते हो, किसी वृत्त की रचना करते हो, तो आप इस तरीके से वृत्त बनाते हो और यहाँ पे छोटे छोटे अनेक वृत्त बिंदुओं से आप इस तरीके से वृत्त की रचना करते हो ना। यहाँ पे जब वृत्त की आप बनाओगे तो वृत्त आप इसी तरीके से बनाते हो। यहाँ पे वृत्त को बनाने के लिए आप अनेक बिंदुओं की सहायता से आप क्या कर रहे हो, इस वृत्त की रचना कर रहे हो। और जो यह बिंदु आप बना रहे हो किसी फिक्स पॉइंट से आप बना रहे हो, तो जो फिक्स पॉइंट से जो यह बिंदु होता है इसके बीच की जो दूरी होती है वह हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यही क्या कहता है, वृत्त की परिभाषा कहती है, ठीक ना। जैसे अगर मैं इस पे कोई भी बिंदु लेता हूं, मान लीजिए बिंदु P है, ठीक ना,
और जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हो, जो यह फिक्स पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो इसको मैं क्या कहता हूं, वृत्त का केंद्र कहता हूं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और वृत्त के केंद्र से, और यहाँ पे देखो जो बिंदु लिए हो इसके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूं तो जो ओ से लेके पी तक की दूरी होगी, अगर मैं बिंदु यहाँ पे ले लेता हूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, या तो अगर मैं बिंदु यहाँ पे ले लेता हूं, मतलब इसके जो बिंदुपथ आप बनाए हो, इस बिंदुपथ के किसी भी बिंदु पे ले रहे हो तो जो यह दूरियां होगी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ पे लेता हूं तो जो यह वाली दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि जो O है और जो P है इसके बीच की अगर दूरी आप मानते हो स्मॉल r है, ठीक ना, तो अगर इसको आप स्मॉल r कर रहे हो तो जो यह वाला बिंदु O है और यहाँ पे जो बिंदु P है इसके बीच की भी दूरी कितना होगी, स्मॉल r होगी। और उसी तरीके से आप बताओगे जो यह O है बिंदु और जो यहाँ पे बिंदु P है इसके बीच की भी दूरी क्या होगी, r होगी। और यहाँ पे जो बिंदु P है और यहाँ पे जो इसका केंद्र है O है, इसके बीच की भी दूरी हमेशा क्या होगी, r ही होगी, ठीक है ना। तो वृत्त क्या होता है, मैंने बता दिया आपसे कि वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसके एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, या तो कह सकते हो नियत होती है, या तो कह सकते हो कांस्टेंट होती है। इस तरीके से आप वृत्त की परिभाषा को बता सकते हो, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कि वृत्त, तो मैंने बता दिया वृत्त क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आपको सिंपल से इस बात को ध्यान देना है कि जो वृत्त का केंद्र है, मैंने बताया जो फिक्स पॉइंट होता है उसी को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। जो फिक्स पॉइंट है उसी को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से और वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच, मतलब देखो फिर से बता रहा हूं, जो यह वृत्त का केंद्र है और जो वृत्त की परिधि पे आप कोई बिंदु ले रहे हो, जो आप बिंदुपथ इस तरीके से बना रहे हो, इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर पूछो आपसे त्रिज्या क्या होगी तो आप इस तरीके से कह सकते हो, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से और जो वृत्त का केंद्र होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर पूछो आपसे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु आप लेते हो, वृत्त की परिधि से और जो वृत्त का केंद्र है उसके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर पूछो आपसे कि जो त्रिज्या है ये भी स्मॉल r है, मतलब ये भी इसके परिधि पर स्थित है, और जो इसका केंद्र इसके बीच की जो दूरी होगी वह क्या बताओगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक ना। और आप जानते हो त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, तो आप इसको स्मॉल r से डिनोट कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना आपको कि जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या को आप स्मॉल r से डिनोट कर सकते हो, या तो आप कैपिटल R से डिनोट करते हो, दोनों में से आप किसी से इसको डिनोट कर सकते हो त्रिज्या को, ठीक है ना। मैंने बता दिया वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीवा क्या होती है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीवा क्या होती है। तो अगर हम जीवा के बारे में चर्चा करें तो आप इस तरीके से कह सकते हो, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे अगर इसको मैं मिटा रहा हूं कुछ टाइम के लिए, अगर यहां पे इसको मिटा रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे यह वृत्त का केंद्र था जिसको आप लोग O का नाम दे रहे थे, और वृत्त की परिधि पर आप कोई दो पॉइंट ले लो, तो मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और दूसरा पॉइंट मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है यही मिलाओगे ना। अगर इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आप मिलाओगे, कुछ इस तरीके से मिलाओगे आप, तो जो यह मिलाने वाली रेखाखंड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं,
क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हो, वृत्त पर परिधि, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु लेता हूँ और दूसरा बिंदु मान लो यहाँ पे लेता हूँ, तो इन बिंदुओं को मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से मिलाओगे आप ना। तो जो यह बिंदुओं को मिला रहे हो, जो यह रेखाखंड इन दोनों बिंदुओं को मिला रही है, इसी को आप लोग क्या नाम दोगे, जीवा का नाम दोगे, ठीक ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बिंदु और एक बिंदु मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इन बिंदुओं को मिलाओगे तो इस तरीके से कुछ मिलाओगे, तो आप बताओगे ए बी क्या होगी, इसका जीवा कहलाएगा। अगर मैं इसको ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, इसको सी कह रहा हूँ और इसको डी कह रहा हूँ और इसको मान लीजिए ई कह रहा हूँ इसको, और यह मान लीजिए एफ है। तो यहाँ मैं पूछूं आपसे ए बी क्या है, तो बताओगे ये ए बी जो है इस वृत्त की जीवा है। अगर मैं पूछूं आपसे सी डी क्या है, तो बताओगे सी डी भी इस वृत्त की जीवा है। अगर पूछो आपसे जो ई एफ क्या है, तो आप बताओगे ई एफ भी इस वृत्त की जीवा है, ठीक है ना। तो अगर पूछो आपसे जीवा क्या है, तो बताओगे वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, ठीक ना। अब जीवा के बाद हम लोग बात करते हैं व्यास की, ठीक है ना। जैसे मैंने बात किया है त्रिज्या की, उसके बाद मैंने बात किया है जीवा की। अब हम लोग बात करेंगे कि वृत्त का व्यास क्या होता है, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कि वृत्त का व्यास क्या होता है। तो व्यास को आप इस तरीके से कह सकते हो, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, क्या होती है, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक ना। या तो कह सकते हो आप कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक ना। आप इस तरीके से कहोगे कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको आप लोग क्या कहोगे, वृत्त का व्यास कहोगे। या तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास कहलाती है। जैसे अगर आपको सबसे बड़ी जीवा खींचना है तो कैसे खींचोगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो मैं इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाया हूं, तो ये भी एक जीवा बन गई। अगर मैं यह वाली जीवा इस तरीके से मिलाता हूं इन पॉइंट को, तो ये भी एक जीवा कहलाएगी। अगर मैं इस वाले पॉइंट को मिलाता हूं इस तरीके से, ये भी बताओगे एक जीवा बनेगी। और उसी तरीके से मैं ऊपर भी मिलाता हूं इस तरीके से, ये भी एक जीवा बनेगी। अगर मैं इस वाले पॉइंट को मिलाता हूं, ये भी बताओगे एक जीवा बनेगी। लेकिन अगर पूछो हमसे कि इन जीवाओं में से कौन सी जो जीवा होगी उसकी लंबाई मैक्सिमम होगी, तो आप बताओगे कि जो यह वाली जीवा है, जिसको अगर मैं नाम देना चाहता हूं, तो यह मान लो यह क्या है, एक्स वाई है, ठीक है ना। अगर जो एक्स वाई जीवा है, तो यह देखो आप, तो यह वृत्त के केंद्र से ऊपर जा रही है। और आप देखो अगर, तो जो एक्स वाई जीवा है, जो उसके ऊपर जीवाएं बनी है और उसके नीचे जो जीवाएं बनी है, उसकी लंबाई की अपेक्षा क्या है, बड़ी है। तो आप बताओगे कि जो एक्स वाई होगा इसी को आप लोग क्या कहोगे, इस वृत्त का व्यास कहोगे, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें व्यास क्या होगा, तो आप बताओगे एक्स वाई जो होगा यही इस वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, ठीक ना। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। या तो आप इस तरीके से कह सकते हो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह क्या कहलाती है, वृत्त की व्यास कहलाती है, ठीक है ना। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि जो बता रहा हूं क्लियर हो रहा है कि नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो बता रहा हूं क्लियर हो रहा है ना। एक एक परिभाषा को आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। आप कमेंट करते रहो कि जो चीजें बता रहा हूं क्लियर हो रही है ना। अगर क्लियर हो रही है तो आप इसके बाद हम लोग बात करते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक ना। मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने बताया वृत्त क्या होती है, उसके साथ साथ मैंने बताया है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, और उसके साथ साथ वृत्त की जीवा क्या होती है। ये चीजें मैंने बताया है। अब हम बताते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे कि जो आप इस तरीके से जो फिक्स पॉइंट से आप बिंदु पर इस तरीके से बिंदुओं को मिलाकर इस तरीके से बनाए थे, इसी की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी है या कोई मान लो कण है,
और यह कण इस तरीके से गति कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से गति कर रहा है पूरा, और इस तरीके से गति करके करते और इस वाले बिंदु पे आ रहा है। तो ये जितना दूरी तय कर रहा है ना, जितनी लंबाई तय कर रहा है, यही लंबाई जो होगी वह क्या कहलाएगी, इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। ठीक ना। अगर पूछो आपसे वृत्त की परिधि क्या होगी, तो जो यह कण है इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था और इस तरीके से चलते चलते और इस बिंदु पे आ गया ना, तो वह कुछ ना कुछ तो लंबाई इस तरीके से चला है ना। जो यह लंबाई चल रहा है, इसी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक ना। अगर पूछो आपसे वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है, तो बताओगे वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है, या वृत्त की परिधि इक्वल टू बताओगे 2 पाई r होता है। ठीक ना। अगर पूछो आपसे वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताओगे वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई r होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई r होती है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चाप क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे चाप क्या होता है। तो आप वृत्त की परिधि पर अगर कोई 2 पॉइंट लेते हो, जिससे मान लो एक पॉइंट यह था, यह वृत्त की परिधि पे है, और दूसरी पॉइंट यह है, तो इसके बीच की जो यह दूरी है, जो यह वाली दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे आप वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु लिए थे, आप एक बिंदु का आप नाम ए दे रहे हो और जो दूसरा बिंदु था वह क्या था, बी था, तो आप इसके बीच की दूरी, ऐसा मत करना कि जो यह वाला बिंदु और यह वाला बिंदु इसके बीच की दूरी लेना, आपको इसकी परिधि पे ही लेना है। ठीक ना। जैसे यह वाली जो दूरी होगी, यही क्या होगी, इस वृत्त की चाप कहलाएगी। ठीक ना। एक तो आप यह वाली दूरी बता सकते हो, या तो आप यह वाली दूरी बता सकते हो, तो यह दोनों जो लंबाई होगी यही क्या कहलाएगी, वृत्त की चाप कहलाएगी। ठीक ना। तो मैंने आपको चाप भी बता दिया कि वृत्त की चाप क्या होती है। ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, मैंने आपको वृत्त की परिधि बता दिया, त्रिज्या बता दिया, जीवा बता दिया, चाप बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे वृत्त खंड क्या होता है। ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे वृत्त खंड क्या होता है। तो अगर वृत्त खंड के बारे में सोच रहे हो आप, तो जैसे मान लो यह कोई वृत्त था, पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अगर इसको मिटा दे रहा हूं इस तरीके से, देखिए यह कोई वृत्त था, अब मैं वृत्त खंड के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ठीक ना। यहाँ पे कोई वृत्त था और इस वृत्त पे अगर आप कोई जीवा खींचते हो, तो मान लो यहाँ पे एक जीवा, यह बिंदु ए था और इस बिंदु को आप नाम दे दो यह बिंदु बी था। अगर दोनों बिंदुओं को मिलाओगे आप, इस तरीके से मिलाओगे आप, तो जो यह ए बी रेखाखंड है, यह ए बी रेखाखंड क्या कर रहा है, जो यह वृत्त है इसको, वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर दे रहा है ना। एक भाग आप इस नीचे वाले भाग को बताओगे और एक भाग जो होगा यह ऊपर वाला भाग होगा। और अगर ध्यान से देखो आप, तो जो ऊपर वाला भाग है यह बड़ा दिखाई दे रहा है और नीचे वाला जो भाग है वह छोटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस तरीके से कोई वृत्त था और यह वृत्त का केंद्र था, और यह वृत्त का केंद्र था, तो मैंने क्या किया है कि वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु ले लिया हूं। एक बिंदु का मैं नाम ए दे दिया हूं और दूसरा बिंदु का नाम मैंने बी दे दिया हूं। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा हूं, तो आप बताओगे ए बी जो रेखाखंड होगा, यह रेखाखंड जो होगा इस वृत्त को 2 भागों में डिवाइड करेगा। एक तो बताओगे ऊपर वाला भाग हो जाएगा और एक बताओगे नीचे वाला भाग हो जाएगा। अगर ऊपर वाले भाग को देख रहे हो और नीचे वाले भाग को देख रहे हो, तो आप बताओगे कि जो ऊपर वाला भाग है वह बड़ा भाग है और नीचे वाला जो भाग है वह क्या है, छोटा भाग है। तो आप बड़े वाले भाग को कहोगे यह दीर्घवृत्त खंड है, और जो यह छोटा वाला भाग है इसको क्या नाम दोगे आप लोग, लघु वृत्त खंड है। ठीक ना। यहाँ पे क्या किया हो, पहले कोई वृत्त था और यहाँ पे जब वृत्त था तो वृत्त की आप जीवा खींचे हो। जब जीवा क्या कर रही है, इस वृत्त को 2 भागों में बांट दे रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ए बी जीवा खींचा है, तो जो यह ए बी जीवा है या वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर दिए। एक भाग इस तरीके से नीचे हो जाएगा और एक भाग इस तरीके से ऊपर बताओगे आप। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो जो यह ऊपर वाला भाग है यह क्या है, बड़ा है ना,
अगर बड़ा है तो इसको आप लोग क्या कहोगे, इसको दीर्घ वृत्तखंड का नाम दोगे आप। और यहाँ पे जो नीचे वाला भाग है आप बताओगे छोटा है, अगर यह छोटा है तो इसको क्या नाम दोगे आप, इसको नाम आप दोगे यह लघु वृत्तखंड है, ठीक है ना। तो लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, एक बार कमेंट करके बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं ये भी चीज। अगर यह चीज कमेंट क्लियर हो रहा है तो हम लोग इसके आगे और पढ़े। अगर ये चीजें क्लियर हो जा रहा है तो एक चीज और बताता हूं मैं, स्पर्श रेखा क्या होती है। जैसे कोई वृत्त है, उस वृत्त पे आप स्पर्श रेखा खींचते हो, तो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हो, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कमेंट करके बताइए क्लियर हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है, ठीक ना। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है, उस रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पर्श रेखा का नाम देते हैं, ठीक ना। मतलब वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु को स्पर्श करे। जैसे आप वृत्त बनाए हो, इस तरीके से वृत्त की परिधि बनाए हो, ये अनंत बिंदुओं से तो आप मिलकर बनाए हो इसको, परिधि को। तो अगर आप क्या करते हो, स्पर्श रेखा ड्रा करना चाहते हो, तो मान लो अगर रेखा इस तरीके से ड्रा कर रहा हूं, जो स्पर्श रेखा होगी इसको अगर मैं ए बी का नाम दे रहा हूं, तो जो यह स्पर्श रेखा होगी यह वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करेगी। तो जो ए बी रेखा होगी इसको हम लोग क्या नाम दो, जो ए बी रेखा होगी इसको हम लोग किसका नाम देंगे, स्पर्श रेखा का नाम देंगे, ठीक ना। और जिस बिंदु पे स्पर्श करेगी उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पर्श बिंदु का नाम देते हैं, ठीक ना। जो स्पर्श रेखा होती है जिस बिंदु पे स्पर्श करती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु का नाम देते हैं। और जो रेखा होती है वृत्त को स्पर्श करती है उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा का नाम देते हैं, ठीक ना। ये भी बात आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और साथ साथ में एक चीज और बता देता हूं आपको, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ठीक ना। एक चीज और बताता हूं और इसके बाद हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ठीक ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो अगर मैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में चर्चा करूं कि पहले बात तो अगर पूछो चतुर्भुज क्या होता है, तो आप तो चतुर्भुज के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन अगर पूछो आपसे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहोगे आप। अगर मैं पूछूं आपसे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है तो क्या बताओगे आप, कमेंट करिए आप लोग। अगर मैं पूछूं आपसे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है तो क्या बताओगे। देखिए मैं बताता हूं, ध्यान सुनिए। अगर मैं पूछूं आपसे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है तो आप इस तरीके से कहना, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक ना। या इस तरीके से कह सकते हो, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो हैं वह किसी वृत्त की परिधि पर उपस्थित होते हैं, उस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे अगर मैं कोई चतुर्भुज बनाता हूं और जो चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज के कितने शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष होंगे। तो यहाँ पे एक शीर्ष में यहाँ पे ले लेता हूँ और दूसरा शीर्ष यहाँ पे ले लेता हूँ, तीसरा शीर्ष यहाँ पे ले लेता हूँ और चौथा शीर्ष यहाँ पे लेता हूँ। अगर इसको मैं मिला देता हूँ इस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूं तो कुछ इस तरीके से मिलाऊंगा मैं। तो अगर ध्यान से देखिए आप, तो जो इसके चारों शीर्ष हैं, जो ये चतुर्भुज आप बनाए हो, इस चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष है यह वृत्त की परिधि पर उपस्थित है ना, यह वृत्त की परिधि पर स्थित है। इसीलिए जो यह चतुर्भुज होगा, इस चतुर्भुज का नाम आप लोग क्या दोगे, चक्रीय चतुर्भुज दोगे। तो अगर हम पूछो आपसे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है तो आप इस तरीके से बताना, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर उपस्थित होते हैं उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक ना। और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टीज यह होती है कि जो इसकी आमने सामने का कोण होता है, जैसे यहाँ पे
इसको अगर मैं नाम देता हूँ यह ए है, और इसको आप लोग कह लो बी है, और इसको कह लो आप सी है, और यहाँ पे यह वाला बिंदु क्या है, डी है। तो जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, इसके आमने सामने का जो कोण होता है, इसका अगर आप योग करते हो तो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। अगर पूछो आपसे चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं, अगर आमने सामने के कोणों को अगर छोड़ रहे हो आप, तो वह किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं एंगल ए और जो एंगल सी है, अगर एंगल ए और एंगल सी को अगर मैं आपस में जोड़ना चाहूंगा, तो इसका योग जो होगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक ना। उसी तरीके से आप यह वाला एंगल और यह वाला एंगल जोड़ रहे हो, तो इसका जो योग आ रहा है वो बता रहे हो 180 डिग्री है। उसी तरीके से अगर एंगल बी को और एंगल डी को अगर आपस में जोड़ते हो आप, तो यहाँ पे लिखो अगर आप एंगल बी और प्लस एंगल डी का योग जो होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बात याद रखना है। अगर मैं पूछूं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो आप बताओगे ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उस चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। साथ साथ मैंने बताया आपसे कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं, उसके आमने सामने के कोणों को अगर आपस में ऐड करते हो, तो उसका जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब एंगल ए और प्लस एंगल सी को अगर आप जोड़ रहे हो, तो इसका जो योग होगा वह 180 डिग्री होगा, और एंगल बी और प्लस एंगल डी को अगर आपस में जोड़ रहे हो, तो जो इसका योग होगा वो आपस में कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक ना। एंगल बी और प्लस एंगल डी का मान 180 डिग्री होगा, और एंगल ए और प्लस एंगल सी का मान भी 180 डिग्री होगा। यही होता है चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक ना। आप एक मैं बताता हूँ छेदक रेखा क्या होती है, ठीक ना। आप एक और चीज बता देता हूँ छेदक रेखा क्या होती है, इसके बाद हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में सोचेंगे। जैसे मान लो कि ऐसी रेखा जो वृत्त के बाहर से इस तरीके से जा रही है, ठीक ना, और इस तरीके से जाते हुए क्या करे, मतलब वृत्त को देखो यहाँ पे दो बार क्या कर रही है, परिच्छेद कर रही, काट रही है। एक बार तो बताओ इधर काट रही है, और दूसरी बार क्या इधर काट रही है। तो जो यह रेखा होगी, इसी रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं, छेदक रेखा का नाम देते हैं, ठीक ना। मतलब यह वृत्त के बाहर से होकर जा रही है और वृत्त को दो बार काट रही है, एक तो यहाँ पे इस वृत्त को काट रही है और एक बार वृत्त को यहाँ पे काट रही है। तो जो आप यह रेखा ड्रा की हो, इस रेखा का नाम आप दोगे छेदक रेखा का नाम दोगे, ठीक ना। क्या नाम दोगे, इस रेखा का नाम छेदक रेखा होगी, ठीक ना। मैंने इतनी चीजें आपको बताई है वृत्त के बारे में। अब इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का चैप्टर चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे मतलब यह कोई वृत्त था, और यह वृत्त कितना जगह, जिसको कहते हो ना, जितना स्थान घेर रहा है, वही क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे यह कोई वृत्त था और यह कोई समतल था, और इस समतल पे आप रख दे रहे हो इस तरीके से, तो यह समतल पे यह जो आकृति है, यह आकृति कितना एरिया, मतलब कितने स्थान को घेर रही है, जितने स्थान को घेर रही है वही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक ना। क्षेत्रफल क्या होगा समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लो यह बोर्ड है, यह बोर्ड है, तो यह बोर्ड क्या कर रहा है, यह दीवार के कितने एरिया को क्या कहते हैं, घेर रहा है, या कह सकते हो ढक रहा है, वही क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे यह वृत्त था, यह वृत्त क्या कर रहा है, इस समतल को जितने स्थान तक घेर रहा है, मतलब ढक कर दे रहा है, वही जो यह स्थान होगा वही इसका क्या कहेगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। तो अगर पूछो आपसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले मैंने पूछा आपसे वृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप बताओगे वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर होता है, ठीक ना। जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। अगर पूछो आपसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, अगर पूछो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताओगे पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओगे पाई आर स्क्वायर होता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे मैंने बताया वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, और मैंने बताया आपसे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो जैसे मान लो यह पूरा वृत्त था, तो अगर कोई पूछता आपसे कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, और साथ साथ आपसे कोई पूछ सकता है कि जो अर्धवृत्त होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? देखिए, जैसे मैंने आपसे इसके पहले बताया है कि जो वृत्त की जीवा होती है वह वृत्त को क्या करती है, दो भागों में क्या करती, बांटती है, ठीक ना। जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे जो ए बी जीवा है, अगर इस जीवा को ले रहे हो तो यह जीवा क्या कर रही है, इस वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दे रही है, और जो ऊपर वाला भाग है इसको आप बता रहे हो कि ये वाला जो भाग वो बड़ा भाग है, इसको आप लोग दीर्घ वृत्त खंड का नाम दे रहे थे, और जो ये नीचे वाला भाग है ये आप देखो तो आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप इसको क्या नाम दे रहे हो, इसको लघु वृत्त खंड का नाम दे रहे हो। और मैंने आपको व्यास की परिभाषा यही तो बताई है ना, कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। यही तो परिभाषा बताया मैंने ना, कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी जीवा मैं खींच रहा हूं जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, जो यह बना रहा हूं यह वृत्त का केंद्र है, तो मैं ऐसी जीवा को बनाना चाह रहा हूं जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो मैं यहाँ पे एक वृत्त की जीवा इस तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जीवा को बनाऊंगा तो बताओ जो यह जीवा है इसका अगर मैं नाम देता हूं PQ जीवा है, ठीक ना। तो ये जो PQ जीवा है वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, और अगर वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है तो बताओगे जो ये भी जीवा होगी या वृत्त को दो भागों में डिवाइड करेगी, एक तो बताओगे ऊपर वाला भाग होगा और एक बताओगे नीचे वाला भाग होगा। अगर मैं इस कुछ टाइम के लिए इस वाले जीवा को मिटा देता हूं, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए इस वाले जीवा को मिटा देता हूं, तो जो यह जीवा होगी यह जीवा वृत्त को दो भागों में डिवाइड करेगी, मतलब दो भागों में, और यह दोनों भाग क्या होगा, आपस में बराबर होगा, मतलब जो ऊपर वाला भाग होगा और नीचे वाला जो भाग होगा यह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जो यह दोनों भाग होगा इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अर्धवृत्त का नाम देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो जीवा है वृत्त को दो भागों में डिवाइड की है, कमेंट दिखाइए थोड़ा सा। जो यह वृत्त है, जो वृत्त की जीवा है, यह वृत्त को दो भागों में इस तरीके से डिवाइड किया है, तो जो यह ऊपर वाला भाग होगा और यह नीचे वाला जो भाग होगा यह दोनों भाग आपस में बराबर होगा, और इसको आप लोग क्या नाम दोगे, जो ऊपर वाला होगा इसको आप अर्धवृत्त का नाम दोगे, और नीचे वाला भी क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे मैंने बताया वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr होगा, तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, और साथ साथ आपसे ये भी पूछ सकते हैं आपसे लोग कि वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैं बताने जा रहा हूं, एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लियर हो रहा है क्या। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए। और कमेंट करिए आप लोग कि क्लियर हो रहा है। सर सर्कल में हो, यस सर। ज्ञानदीप कुमार करें, यस सर। एक बार फिर से कमेंट करके बताइए। पीके यादव जी करें, जी गुरुदेव क्लियर है। अमरीश यस सर क्लियर है। एक बार फिर से कमेंट करो आप लोग, कमेंट आप लोगों का मैं देख रहा हूं, एक बार कमेंट करके बताओ आप कि क्लियर हो रहा है कि नहीं। रंजना मौर्य करें यस सर, विशाल सानी करें यस सर, पीके यादव जी करें जी मजा आ गया, ठीक है पीके यादव जी। मनीष कुमार करें, कौन हो तुम। ज्ञानदीप कुमार करें यस सर क्लियर है। अगर आपको जितना चीजें बताया क्लियर हो गया, ऋतिक ठीक तो है। इंद्रसेन यादव करें यस सर क्लियर है। संतोष सिंह करें यस सर। राय विवेक जी करें बिल्कुल सर क्लियर है। अमरीश कुमार करें यस क्लियर है। अमरीश जी करें, राय विवेक करें, सोनी सिंह जी करें, आर्यन कुमार जी करें, ऋतिक नायक जी करें, नितिन नायक जी करें। टारगेट विथ मैं
और गर्लफ्रेंड दोनों देख रहे हैं। तो जरूरी है अपने गर्लफ्रेंड को आप अपने साथ में लेकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। तो सभी लोग अपने गर्लफ्रेंड को अपने पास में बैठा कर साथ साथ में उससे बात भी करिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास रहेगी ना तो आपको पढ़ने में ज्यादा एनर्जी आएगी, ठीक है ना। तो सभी लोग अपने गर्लफ्रेंड को भी आप लोग लाइव क्लास में जोड़ा करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 20 लोग जोड़ रहे हो, 20 लोग जुड़ रहे हो और अगर आपने अपने गर्लफ्रेंडों को आप लाइव क्लास में जोड़ ले रहे हो तो 42 अरे क्या कहते हैं 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 लोग जुड़ जाओगे। तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और साथ साथ मुझे पढ़ाने में आएगा और साथ साथ आप लोग अपने गर्लफ्रेंडों से बात भी कर लोगे। तो आपको 2-3 फायदा एक ही साथ हो जाएगा, ठीक ना। तो जो आपके सोना बाबू हैं सभी सोना बाबू को आप लोग अपने लाइव क्लास में जोड़ते रहिए, ठीक ना। तो ये भी काम आपको करना है और वीडियो को कम से कम 40 प्लस पहुंचाइए। आप सभी लोग अपने अपने सोना बाबू के यहाँ वीडियो को पहुंचाइए, ठीक ना। तो यहां बताइए, मैंने बता दिया आपको वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर है और वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू मैंने बताया पाई आर स्क्वायर है, ठीक ना। मैंने इसके बाद आपसे चर्चा कर रहा हूं कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी और साथ साथ में बात करूंगा आपसे कि जो अर्धवृत्त होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा तो पहले मैं बात कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल अगर बता रहे हो पाई आर स्क्वायर है तो मैं पूछूं अगर आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर मैं पूछूं आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो कैसे बताओगे। देखो मैंने बताया आपसे कि जो यह जीवा PQ है यह जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करे डिवाइड कर दे रही है, मतलब 2 बराबर भागों में इसको क्या करे बांट दे रही है। तो अगर यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल बता रहे हो पाई आर स्क्वायर है तो यह पूरा एरिया की बात हो रही है। अगर यह पूरी एरिया की बात हो रही है तो आप बता रहे इसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर है। लेकिन अगर आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करोगे तो आप बताओगे आपको क्या चाहिए, आधा एरिया चाहिए ना। तो अगर आप क्या करते हो कि अगर पूरा का मान आप बता रहे हो कि पाई आर स्क्वायर है, अगर आपको आधे का पता करना आधा एरिया क्या होगी तो बताओ इसमें 2 से भाग कर दीजिए। अगर जो एरिया पूरा है पाई आर स्क्वायर है इसमें बताओगे अगर 2 से भाग कर देता हूं तो बताओगे यह वाला एरिया निकल जाएगा या तो बताओगे यह एरिया निकल जाएगा। क्योंकि आप अर्धवृत्त का नाम इस वाले को दे रहे हो और इस वाले को भी अर्धवृत्त का नाम दे रहे हो। तो अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछो आपसे क्या होगा तो आप बताओगे कि पाई आर स्क्वायर में क्या कर दीजिए 2 से भाग कर दीजिए, ठीक ना। अगर पाई आर स्क्वायर में अगर 2 से भाग कर दूंगा तो बताओगे किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो बताओगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या तो आप इस तरीके से लिख लो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो बताओगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो बताओगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम लोग बात करते हैं अर्धपरिधि की। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्धपरिधि क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए हमारी बात को। जैसे मैंने बताया आपसे, मान लीजिए कोई कण था और इस तरीके से एक चक्कर इस तरीके से लगा रहा है। जो ये चक्कर लगा रहा है जितनी ये लंबाई चल रहा है इसी लंबाई का नाम आपको क्या नाम दिए थे, इस वृत्त की परिधि का नाम दिए थे। जितना ये लंबाई तय कर रहा है यही लंबाई तो वृत्त की परिधि कहला रही थी। तो मान लीजिए मैं इस वृत्त को इस तरीके से काट दिया हूं तो यहाँ पे इस तरीके से काटा हूं कि जो वृत्त है वो आधा आधा कटा है। तो आप बताओगे एक भाग तो ऊपर वाला इस तरीके से हो जाएगा और एक बार क्या करता हूँ इस नीचे वाले भाग को मिटा देता हूँ। तो आप बताओगे कुछ इसी तरीके से आपको आकृति दिखाई देगी, ठीक ना। यह पूरा वृत्त था और इसमें से मैं आधा वृत्त को काट के निकाल दिया हूं। अगर आप आधे वृत्त को इस तरीके से काट के निकाल दे रहे हो तो आप बताओगे कुछ इस तरीके से आकृति आपको क्या होगी दिखाई देगी। अगर आपको इस तरीके से आकृति अगर दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि इस जो यह वृत्त है इस वृत्त का क्या करना आपको, इस वृत्त का क्या करना आपको परिधि निकालना है। अगर वृत्त की परिधि निकालना है तो आप बताओगे यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करो तो इस तरीके से चलोगे, आप इस तरीके से जाओगे और यहाँ पे जाओगे और साथ साथ में आप इस वाले बिंदु से इस तरीके से होते हुए इस तरीके से आओगे। यही तो कुल दूरी तय करोगे, यही तो कुल लंबाई आप तय करोगे ना। जैसे मान लो यहाँ से कोई कण है इस तरीके से चलना प्रारंभ करता है, इस तरीके से जाता है
और इस तरीके से जाता है और यहाँ पे जाता है और इसके बाद यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, तो यही तो कुल लंबाई वो तय करेगा। जो कण होगा ये कुल लंबाई यही तय करेगा, और जो यह कुल लंबाई होगी वही तो इसकी अर्ध परिधि के बराबर होगी ना। अगर इसको आप अर्ध परिधि का नाम दे रहे हो तो आप कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, अगर यह पूरा वृत्त इस तरीके से था, अगर यह पूरा वृत्त इस तरीके से था, तब इसकी परिधि का आप नाम बता रहे थे 2πr का नाम दे रहे थे। लेकिन अगर अर्ध परिधि की बात करूंगा तो बताओगे यहां से लेके यहां तक। अगर पूछो आपसे यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या होगी, तो आप बताओगे यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो होगी वह 2πr/2 होगी। इतना बात तो सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे वृत्त का परिधि बता रहे हो तो आप बता रहे हो जब पूरा वृत्त था तब इसकी जो परिधि थी वह 2πr थी। लेकिन मैंने क्या किया है, जो वृत्त है उस वृत्त को आधे से काट के निकाल दिया है। जब काट के निकालोगे तो बताओगे ऊपर इस तरीके से आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो पूछो आपसे यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या होगी, तो आप बताओगे कि 2πr में क्या कर लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो 2πr/2 होने जा रहा है। और साथ साथ में आप देखो ध्यान से, तो आपको नीचे भी इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा ना। यह क्या होगा, अगर मैं पूछूं इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु के बीच की जो दूरी होगी, इसी को आप लोग वृत्त का व्यास का नाम दे रहे थे। और जो वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। क्या होता है, जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। तो अगर मैं इसको P कर रहे हो और इसको अगर आप नाम दे रहे हो Q नाम दे रहे हो, तो आप बताओगे यहां से लेके और यहां तक की लंबाई तो बताओगे 2πr होगा, 2πr/2 तो होबे करेगा। लेकिन आप बताओगे P से लेके Q तक के बीच की दूरी कितना होगा, तो बताओगे P से लेके Q तक के बीच की दूरी बताओगे आप 2r होगा। क्यों बताओगे, क्योंकि बताओगे जो व्यास होता है वह त्रिज्या का क्या होता है, जो त्रिज्या होती है उसका क्या होता है, दोगुना होता है। तो बताओगे अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r आप लिए हो तो यहाँ बताओगे 2r जोड़ने के लिए, ठीक ना। अब यहाँ से देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बताओगे πr और प्लस में यहाँ पे 2r होगा। यहाँ से क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, या तो आप इतना ही रहने दीजिए, या तो क्या कर लीजिए आप r को कॉमन कर लीजिए। अगर r को कॉमन कर लेते हो तो यहाँ पे π+2 हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वह क्या होती है, तो आप बताओगे यहाँ पे r कोष्टक में π+2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार बताओ क्लियर हो रहा है ना। अगर क्लियर हो रहा है तो आप इसके बाद हम लोग, जैसे मैंने बताया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और साथ साथ मैंने बताया आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये चीजें मैंने बता दी है आपसे। आप अगर किसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा तब कैसे निकालोगे, अगर आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा तो किसी वृत्त का चतुर्थांश का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, आप इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। एक एक फार्मूले को आप अच्छे तरीके से समझते चलिए, ठीक ना, और इसको नोट भी करते चलिए क्योंकि इसका यूज आएगा आगे। अब यहाँ पे चतुर्थांश के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यह कोई वृत्त था, यह कोई वृत्त इस तरीके से था, ठीक ना, यह कोई वृत्त इस तरीके से था और यह वृत्त का क्या था, केंद्र था। अगर इस वृत्त को चतुर्थांश बनाना है तो बताओ वृत्त को 4 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए, तो अगर मैं इस वृत्त को 4 भागों में डिवाइड करना चाहूंगा तो आप बताओगे एक व्यास आप इस तरीके से खींच लीजिए, यह क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। क्योंकि मैंने बताया आपसे ये कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी उस वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो आप बताओगे कि जो यह जीवा है वह वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, अगर केंद्र से होकर जा रही है इसका मतलब यह जो जीवा होगी यह वृत्त का व्यास कहलाएगी। और जो यह जीवा है वह वृत्त को 2 भागों में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। लेकिन अगर मैं दूसरा कोई जीवा खींचना चाहता हूं तो आप दूसरी जीवा आप इस तरीके से खींचिए कि जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। ये भी जीवा आपको इस तरीके से खींचना है कि जो यह जीवा हो इस वृत्त के केंद्र से होकर जाए। तो यहाँ पे अगर दूसरी जीवा में इस तरीके से खींच लेता हूं, यह वाला, तो यहाँ पे देखो आप कि जो यह वृत्त है, यह वृत्त जो है 4 भागों में डिवाइड हो गया ना। यहाँ पे 4 चतुर्थांश बनाया, पहला, यह दूसरा है और यह तीसरा है और यह क्या है, चौथा है, ठीक ना।
ये 4 भागों में जो वृत्त था वह डिवाइड हो गया है, ठीक ना। तो अगर आपको इस पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो, या दूसरे चतुर्थांश का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, या तीसरे चतुर्थांश का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, या यहाँ पे चौथे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो, तो यहाँ पे जो ये चतुर्थांश आपको दिखाई दे रहे हैं 4 चतुर्थांश, ये चारों चतुर्थांश का जो एरिया होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। यहाँ पे जो चारों चतुर्थांश से बनाया हुआ पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और साथ साथ जो चौथा चतुर्थांश है, इन चारों चतुर्थांशों का जो एरिया होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपस से बराबर होगा तो आप बता रहे हो कि यहाँ पे जो यह वृत्त था, इस वृत्त को आप 4 भागों में डिवाइड कर दियो। अगर मैं पूछता आपसे यह पूरा जब वृत्त रहता, ठीक ना, अगर यह वृत्त को आप काटते नहीं, तब अगर पूछता आपसे कि बता दीजिए इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, तो आप बताते कि जो इसका क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर होता, ठीक ना, यही तो बताते। लेकिन अगर पूछो आपसे कि जो यह पहला चतुर्थांश इसका एरिया क्या होगा, अगर इसका आपको एरिया पता करना है तो आप बताओ इस वृत्त को आप क्या किए हो, 4 भागों में बांटे हो, तो अगर पूरे का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर है, तो अगर आपको इस वाले का बस एरिया चाहिए तो आप बताओगे 1/4 से क्या कर लीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो कहोगे आप जो पाई आर स्क्वायर है उसी में कहोगे आप 4 से भाग करने के लिए। तो यहाँ पे अगर पूछो आपसे जो पहला चतुर्थांश है उसका अगर पूछो एरिया क्या होगा, तो बताओगे पाई आर स्क्वायर अपान में 4 होगा, या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/4 यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो अगर पूछो आपसे जो ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का एरिया क्या होगा, तो बताओगे 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको बता दिया तो इसका एरिया निकालने के लिए आप अलग फार्मूला लगाओगे। अगर इसका भी एरिया आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में अगर 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो कह सकते हो पाई आर स्क्वायर में 4 से भाग कर दो, तो आप बताओगे जितना एरिया इस वाले चतुर्थांश का आएगा, जो एरिया इस वाले चतुर्थांश का आएगा वही एरिया जो आएगा इस वाले चतुर्थांश का भी आएगा, और वही एरिया इस वाले चतुर्थांश का आएगा, और साथ साथ वही एरिया इस वाले चतुर्थांश से आएगा। मतलब तो इसके चारों चतुर्थांश होंगे, इन सभी चतुर्थांशों का जो एरिया होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। मैंने ये चीजें आपको बताई है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, और साथ साथ मैंने बता दिया आपसे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। अब ये चीजें हो गई है, अब इसके बाद हम लोग जो 12.1 है इसके कुछ सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, और जो बेसिक चीजें रहेंगे अब इसके अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। अब ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन बेसिक बता देना आप ये सवाल, इसका बेसिक चीजें आप अगर कुछ छूटी रहेंगी तो मैं अगले क्लास में आपको करवा दूंगा। अब इसके बाद हम लोग 1-2 सवाल सॉल्व करते हैं जो आपको थोड़ा सा मजा देंगे, ठीक ना, क्योंकि आप इंटरेस्ट आएगा तब सवालों को आप सॉल्व करोगे, तभी ये चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक ना। अगर ये चीज जानते हो तो सवाल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने ये सब चीजें आपको पहले ही बता दिया है। जो चीजें छूटेंगी इसको मैंने इसके बाद अगले क्लास में और चीजों को मैं लेकर इसके बाद वाले सवालों को बताऊंगा, ठीक ना। बेसिक और साथ साथ में जो सवाल है दोनों साथ ही में चलता रहेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा बेसिक बता दूं इसके बाद सवाल कराऊं, दोनों चीजें आपको साथ साथ में मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए, तो पहली आपको प्रश्नावली पढ़ना है 12.1 है, इसी को आपको पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पे जो प्रश्नावली है यह 12.1 करके है, इस प्रश्नावली का नाम भी लिख लेता हूं। तो आपकी प्रश्नावली है, यहां पे लिख रहा हूं प्रश्नावली यहां पे 12.1 है, और इसी प्रश्नावली को आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। जो प्रश्नावली आपकी 12.1 है इसी के सवालों को आपको सॉल्व करना सीखना है। तो मैं 12.1 का जो पहला सवाल है इसी सवाल को लेता हूं, ध्यान से आप सवालों को सुनिएगा, और किस तरीके से सवालों को लगाना है ये भी चीजें आप ध्यान से
सोचिएगा, ठीक ना। देखिए सवाल में इसका पहला सवाल क्या कर रहा है, तो 12.1 है, इसका पहला सवाल मैं लेता हूं और पहला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यह सवाल में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मतलब आपको दो वृत्त दिए हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, एक का आपको 19 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे का आपको दिया है 9 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं दो वृत्त बनाता हूं, एक मान लीजिए एक वृत्त बना लेता हूं इस तरीके से, यह पहला वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त भी यहां बना लेता हूं मैं एक छोटा सा, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या छोटी है, तो यह दूसरा वृत्त हो गया। और जो पहला वृत्त है इसकी त्रिज्या आपको दिया है 19 सेंटीमीटर है, तो मैंने बताया आपसे कि यह क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगी। और वृत्त की परिधि पे किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु ले रहे हो, और जो वृत्त का केंद्र है उसको जो मिलाने वाली रेखा खंड होगी उसी को आप लोग वृत्त की त्रिज्या का नाम दे रहे हो। या वृत्त के केंद्र से और जो वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या है सवाल में दिया है, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या आपको दिया 19 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो यह त्रिज्या दिया 19 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। इसकी जो त्रिज्या दिया 19 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या दिया आपको 9 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे दूसरा वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या वो 9 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, तो बताओ 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो सेंटर इसको मैं O कर रहा हूँ और इसका जो इसको O1 कर लो और इसका जो सेंटर उसको O2 का नाम दे दो, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्या कह रहा है सवाल में, आपको कह रहा है सवाल में उस वृत्त की त्रिज्या को निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या को निकालना है जिसकी परिधि जो है उन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो यहां पे क्या करता हूं, पहले जो यह वृत्त है इसकी परिधि में निकाल लेता हूं, इसकी परिधि क्या है, और साथ साथ में जो यह वृत्त है इसकी परिधि क्या है, और इन दोनों परिधियों का जो योग होगा, इसका जो योग होगा, जो तीसरा वृत्त बनाओगे उसकी परिधि के बराबर है। तो आपसे यह पूछ रहा है कि जो वो वृत्त बनाओगे उसकी त्रिज्या क्या होगी, यही सवाल में पूछ रहा है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे तीसरा वृत्त बना लेता हूँ इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे तीसरा वृत्त इस तरीके से बना लेता हूँ, तो आपको यह सवाल में कह रहा है ना कि जो इस वृत्त की परिधि होगी वह इस वृत्त की परिधि और प्लस इस वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर होगी। तो आपसे यह कह रहा है कि जो यह वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो मैं कहता हूं जो इसकी त्रिज्या है इसको मैं स्मॉल r का नाम देता हूं कि इसकी जो त्रिज्या वो स्मॉल r है, क्योंकि आपको इस वाले वृत्त की परिधि नहीं पता है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं पता है, बस आपको यह पता है कि जो यह वृत्त है इस वृत्त की परिधि जो है और इस वाले वृत्त की जो परिधि है, इन दोनों परिधियों को आप जोड़ रहे हो, इस वाले वृत्त की परिधि के बराबर यह सवाल में कह रहा है। तो आपसे यह पूछ रहा है कि बता दीजिए कि जो ये तीसरा वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस वृत्त की त्रिज्या को आपको क्या करना है, सवाल में निकालना है। तो अगर इस वाले वृत्त की त्रिज्या अगर आपको निकालना है तो पहले आप बताओगे इस वाले वृत्त की परिधि निकाल लीजिए और साथ साथ बताओगे इस वाले वृत्त की परिधि निकाल लीजिए। तो जो इसकी परिधि होगा और इसकी जो परिधि होगा इस वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगा, क्योंकि इसका इस परिधि का योग करोगे और इस परिधि का योग दोनों को आपस में जोड़ोगे इस वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले वृत्त की परिधि को निकालना चाहता हूं, पहले मैं कुछ लाइन लिख रहा हूं, ठीक ना। यहाँ पे लिख रहा हूं पहले वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे जो चीजें लिख दिया उसको मैं लिख लेता हूं। पहले वृत्त, इसमें थोड़ा सा इंक डाल के दे दीजिए थोड़ा सा, पहले वृत्त की त्रिज्या। अगर मैं पूछूं आपसे पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया तो बताओगे पहले वृत्त की त्रिज्या आपको 19 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या बताओगे 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें डाल दीजिए सर, एक मिनट रुक जाइए, आप लोग थोड़ा सा इंक मार्कर में डाल लें। एक बार कमेंट करिए, आप लोग क्लियर हो रहा है ना, तो हम थोड़ा सा आप लोग कमेंट भी देख ले। एक बार कमेंट करते रहिए, आप लोग समझ में आ रहा है ना। सर एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, ज्ञानदीप कुमार कर रहे हैं, तो ज्ञानदीप जी कल के क्लास में एग्जाम्पल भी ले लूंगा। तब अगर आप लोग को एग्जाम्पल प्रॉब्लम होगी तो कल मैं इसको ले लूंगा, आज सवाल बता दे रहा हूं। आकाश कुमार जी करें, ठीक है सर। प्रतिमा सिंह करें, यस सर। रंजना मौर्य जी करें हैं, यस सर। आतुषो
सर आप कितने टाइम से पढ़ाते हो? तो आपकी क्लास 6 बजे चलती है। गुरुदेव जी आप पूरे लेसन का ऑपरेशन और ठीक है। पीके यादव जी, यस सर क्लियर है। विवेक राय जी कह रहे हैं यस सर क्लियर है। नितिन नायक जी कह रहे हैं इसका 88 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है नितिन नायक जी भी लगा रहा हूं तो पता चलेगा उत्तर कितना आएगा। अंशिका विश्वकर्मा जी कह रहे हैं क्लियर है सर। अंकित पाठक जी कह रहे वेरी नाइस। सूरज मौर्य कह रहे पाठक जी नहीं। यस सर एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। कल वाली क्लास में एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ठीक ना। जो उदाहरण है इसके उदाहरण को मैं सॉल्व कराऊंगा ठीक ना। मुझे लगता था कि आप लोग कल लोग इसीलिए मैंने नहीं लिया है। तो कल की क्लास में एग्जाम्पल जो इसका होगा सब करवाऊंगा ठीक ना। आप लोग कह रहे हो जितना कहोगे उससे कई गुना ज्यादा मैं करूंगा ठीक ना। तो अगर आप लोग आज बता दिए कि एग्जाम्पल करवाना है तो आपको कल की क्लास में 100% एग्जाम्पल आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा ठीक ना। तो आपको घबराना नहीं है। सही है। आकाश कुमार जी कह रहे हैं। अम्बेश कुमार कह रहे हैं हाय नम्रता। सर टाइम बता दीजिए आप कितने बजे पढ़ाते हो? तो यादव जी आपको 6 बजे से मेरी क्लास मिलेगी ठीक ना। उसके बाद आपको शिवा सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आपको अब इसके बाद रेगुलर क्लास मिलेगी। तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं ठीक ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाइव क्लास के बाद क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करिए। अगर कोई सवाल भी आपको प्रॉब्लम करता है उस सवाल को भी कमेंट कर देंगे तो मैं उस सवाल को लाइव क्लास में ले लूंगा ठीक ना। तो आपको क्या करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जब लाइव क्लास समाप्त होती है उसके बाद आप क्या करिए, कमेंट कर लीजिए। तो कमेंट करूंगा तो मैं बाद में कमेंट को देख लूंगा। तो आपका हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन बताइए सर। ठीक है देखिए ध्यान से आप लोग। यहाँ पे पहले वृत्त की त्रिज्या आपको दिया था सवाल में 19 सेंटीमीटर दिया था। और जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू बताओगे आप। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपको कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है ना। अब देखिए सवाल को समझिए अच्छे तरीके से। कह रहा सवाल जो पहले वृत्त की परिधि है और जो दूसरे वृत्त की परिधि है, अगर दोनों वृत्तों की परिधि को आपस में जोड़ देते हो आप, तो जो परिधि का मान है जोड़ने के बाद वह जो परिधि होगी इस जो तीसरा वृत्त है इसके परिधि के बराबर होगी ठीक ना। तो अगर इस वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं माना इस्तेमाल आर है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस वाले वृत्त की त्रिज्या को इस्तेमाल आर माने हो, मैं पूछूं आपसे जो तीसरा वृत्त बनाए हो इस वाले परिधि और इस वाले परिधि के जोड़ने के बाद इस वाले वृत्त को बनाए हो आप, तो जो इसकी परिधि अगर पूछूं आपसे, अगर इसकी त्रिज्या इस्तेमाल आर मान रहे हो आप, इसकी परिधि क्या होगी बताओगे? 2 पाई आर हो जाएगी, ये बताओगे ना। तो आप ये तीसरा जो वृत्त बना इसकी परिधि में पूछो आपसे तो 2 पाई आर हो जाएगा। और जो ये तीसरा वृत्त बना इसकी जो परिधि होगी इस वाले वृत्त की परिधि और प्लस इस वाले वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले वृत्त की परिधि लिखता हूं, तो आप बताओगे इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितना है। अगर इस वाले वृत्त की त्रिज्या देख रहे हो तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या बताओ 19 सेंटीमीटर है, तो बताओ 2 पाई आर होता है। तो आर की जगह कितना बताओगे, 19 रखने के लिए बताओगे, तो यहाँ पे 2 पाई 19 हो जाएगा ठीक है ना। और प्लस इस वाले वृत्त की परिधि आप निकाल लियो तो बताओगे 2 पाई 19 हो जाएगा। और साथ साथ में पूछो आपसे इस वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो बताओगे इस वाले वृत्त की जो परिधि होगी प्लस 2 पाई और इसकी जो त्रिज्या वो कितना है 9 है, तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वह 9 हो जाएगी। और आप जानते हो कि जो पाई होता है पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। क्या होता है जो पाई होता है, या तो अभी थोड़ा सा और सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 पाई है तो 2 पाई आर रहने दीजिए और इसमें से 2 पाई आर और इसमें भी 2 पाई आर दिखाई दे रहा है।
टू पाई इसमें भी दिखाई दे रहा है, दोनों में से 2 पाई को कॉमन कर लो। अगर 2 पाई को कॉमन कर लेते हो तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बताओगे आप, तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप ध्यान से देखिए आप तो बताओगे 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो बताओ 2 पाई से 2 पाई को खत्म कर लीजिए आप। और यहाँ पे आर इक्वल टू में पूछूं आपसे, अगर 19 में अगर 9 जोड़ते हो तो 19 में अगर 9 जोड़ो कितना हो बताओगे, 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पूछूं आपसे जो तीसरा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो बताओगे 28 सेंटीमीटर होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, जो सवाल बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पे आपको तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना था, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो बताओगे 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। अगर ये पूछो आपसे तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो कितना बताओगे, तो आप बताओगे 28 सेंटीमीटर। क्या नहीं मुझे कमेंट देखना है, बताइए आप लोग ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं। सभी लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट में देख रहा हूं, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। इसके बाद अगले सवाल को हमने रघुनंदन वर्मा करे गुड इवनिंग सर, अंकित पाठक करे मस्त है, मस्त सर, क्लियर नहीं हो रहा। अंकित पाठक जी कहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, कमेंट करो आप। ऋतिक 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो वही कॉमन किया हो ऋतिक जी। अंकित पाठक यस सर, इंद्रसेन यादव जी करे क्लियर है सर, शशांक करे क्लियर है सर जी, रंजना करें यस सर क्लियर है, संतोष क्लियर है, सभी बच्चों का क्लियर हो रहा है। इसके बाद है ज्ञानदीप कुमार का भी क्लियर है, अमरेश कुमार का भी क्लियर है, सभी लोग क्लियर हो जा रहा है ना। तो सबको समझ में आया ना मैंने कैसे सॉल्व किया है। बस आपको क्या कहा था, सवाल जिस तरीके सवाल में आपको कहे उस तरीके से आप सवाल को पढ़ा करिए, बस उसके बाद हो जाएगा। स्मिता सिंह कह रही है सर कब पढ़ाएंगे। स्मिता तो पढ़ाई है जी। अंशु कुमार कर रहे हैं क्लियर है सर। अगर ये सवाल क्लियर हो गया तो इसके बाद हम लोग इसके अगले सवाल को सॉल्व करना प्रारंभ करें, ठीक ना। सवाल बहुत ही इजी था। सूरज मौर्य करे शिवा सर लाइव कब आएंगे। सूरज मौर्य जी हमारे पास आपके सामने अभी क्या कहते हैं, शिवा सर ही लाइव आएंगे, ठीक ना। सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रतिमा सिंह जी यस सर, आशुतोष यादव सर क्लियर है, ठीक। सब लोग क्लियर हो रहा है, तो आप इसके बाद हम इसके दूसरे सवाल को लेते हैं, ठीक ना। इसका दूसरा सवाल जो है, इस सवाल को हम लोग लेते हैं। पहला सवाल सब लोगों को क्लियर हो गया, दूसरे सवाल को देखिए आप लोग। इस सवाल को मिटा रहा हूं मैं। अगर दूसरे सवाल को देख रहे हो तो क्या कह रहा है सवाल में, ध्यान से सुनिए। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब आपको दो वृत्त दिया है, और जो पहले वृत्त की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो सवाल में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसके पहले सवाल में क्या दिया था, इसके पहले सवाल में आपको परिधि दिया था कि दोनों वृत्तों की जो परिधि होगा उसका जो योग होगा वह तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा, इस तरीके सवाल में दिया था। और इस सवाल में आपको कह रहा है दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर मान लो एक वृत्त बनाता हूं यहाँ पे, एक वृत्त हम मान लो मैं बना लेता हूं, और इस वृत्त दिखाओ यार, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों की क्लास जो थी वह कुछ टाइम के लिए बाधित हो गई थी। आप बताइए कि जो आवाज है क्लियर है कि नहीं।
और साथ साथ में लाइव हूं कि नहीं ये भी बता दीजिए। सर नहीं चल रहा है वीडियो, अमरीश कुमार कर रहे हैं। संतोष सिंह कह रहे हैं आंसर 10 होगा। नितिन नायक कह रहे हैं R=10 होगा। वीडियो नहीं चल रही है। सूरज मौर्य जी कह रहे हैं। अंशिका यस सर, वॉइस क्लियर है। ठीक है, तो इस सवाल को बताना प्रारंभ कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। जो इसका दूसरा सवाल, इसी सवाल को, पहले सवाल को मैंने सॉल्व करवा दिया है, अब इसके दूसरे सवाल को मैंने सॉल्व करवाना प्रारंभ किया था। यहाँ पे देखिए फिर से सवाल को मैं क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या सवाल में कर रहा था, दो वृत्तों की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब दो वृत्त दिए हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्या है, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं दूसरा कोई वृत्त बना देता हूँ इस तरीके से, इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या वो कितना सवाल में दिया है, तो बताओ। इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर नहीं 6 सेंटीमीटर है। इस वाले वृत्त की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दिया था, और जो यह वाली वृत्त इसकी त्रिज्या आप बताओगे 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। इसको आप अगर O1 का नाम दे रहे हो तो इसको आप O2 का नाम दे दो। जो पहले वृत्त का सेंटर इसको O1 का नाम दे दो आप, और जो दूसरे वृत्त का जो केंद्र है इसको आप लोग O2 का नाम दे दो, ठीक ना। आप देखो सवाल में कह रहा है कि अगर आप क्या करते हो, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी थी, तो यहाँ पे इस वाले वृत्त की त्रिज्या मैंने 8 सेंटीमीटर का बना दिया है, और जो दूसरा वृत्त बनाया मैंने 6 सेंटीमीटर का बना दिया है। और इसके साथ साथ आपको कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों वृत्तों का जो एरिया होगा, अगर इन दोनों वृत्तों की एरिया को आपस में आप ऐड करते हो तो जो एरिया आएगी उतने एरिया का आपको तीसरा वृत्त बनाना है। तो यहाँ मान लीजिए मैं तीसरा वृत्त इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक ना। यहाँ मैं तीसरा वृत्त इस तरीके से बना देता हूँ। जो यह तीसरा वृत्त बनेगा, तो सवाल में यह कह रहा है जो यह तीसरा वृत्त बनेगा इसका जो एरिया होगा, इस वाले वृत्त का एरिया निकाल लो आप, और इस वाले वृत्त का एरिया निकाल लो, दोनों को आपस में ऐड कर दे रहे हो, तो ऐड करने के बाद दोनों का जो एरिया आएगा वो इस वाले वृत्त के एरिया के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो यह वृत्त इसका सेंटर जो है इसको मैं कह देता हूं, इसको O1 कहे हो और इसको O2 करे हो, तो इसका नाम दे दो, इसका जो त्रिज्या, इसका जो सेंटर इसको आप नाम दे दो O है। अगर इसका नाम O दे रहे हो तो इसकी त्रिज्या को मान लो स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या मान लो कितना स्मॉल r है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे आप तो लिख लेना आप, पहले वृत्त की त्रिज्या तो बताओगे 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बताओगे 6 सेंटीमीटर है। ये चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लिख लेना। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना पहले वृत्त की त्रिज्या, और जो पहले वृत्त की त्रिज्या उसको मैं R1 कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू कितना दिया तो बताओगे 8 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या उसको बता रहे 6 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या को मैं R2 से डिनोट कर दे रहा हूँ। जो ये दूसरा वृत्त है इसकी त्रिज्या को मैं R2 से डिनोट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या बताओगे, आप बताओगे 6 सेंटीमीटर है। और सवाल में कह रहा है कि जब आप क्या कर रहे हो, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और प्लस इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, और दोनों को आपस में ऐड कर दे रहे हो, इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर इस वाले वृत्त का अगर त्रिज्या स्मॉल r मान हो, तो अगर पूछो आपसे इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताओगे इस वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर होगा। यही बताओगे ना, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू जानते हो पाई r स्क्वायर होता है। अगर पाई r स्क्वायर होता है, मैं पूछो अगर आपसे कि जो यह वाला वृत्त इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताओगे अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो आप इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओगे पाई r स्क्वायर होगा। और जो इसका एरिया होगा, जो इस वाले वृत्त का एरिया होगा, इस वाले वृत्त का जो एरिया होगा और इस वाले वृत्त का एरिया जो होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो इस वाले एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर इस वाले वृत्त का एरिया निकालना चाहूंगा तो आप जानते हो फार्मूला पाई r स्क्वायर होता है, तो बताओगे पाई r स्क्वायर बताओगे। लेकिन यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को आप लोग क्या नाम दिए हो, R1 का नाम दिए हो, तो यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ बताओगे पाई, और इसकी त्रिज्या को आप R2 का नाम दिए हो, तो यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओगे यहाँ पे कि इसमें से और इसमें से पाई को कॉमन करने के लिए बताओगे, तो इसमें से और इसमें से पाई को कॉमन कर लो आप, तो यहाँ बताओगे पाई r स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से पाई को कॉमन कर लोगे आप, तो यहाँ बताओगे R1 का स्क्वायर प्लस
यहाँ पे हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी पाई दिखाई दे रही है और राइट हैंड साइड में भी पाई दिखाई दे रही है, तो बताओ पाई से पाई को खत्म कर दीजिए, तो यहाँ पे R स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे देखो R1 का मान कितना है, तो बताओगे R1 का मान 8 है। तो अगर R1 का मान 8 है लेकिन यहाँ पे देखो R1 का स्क्वायर है, तो बताओगे 8 का स्क्वायर करने के लिए, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए आप। अगर पूछो R2 का मान कितना, बताओगे 6 है, तो यहाँ पे 6 होगा। लेकिन आप बताओगे R2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर तरीके से लिखोगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर करोगे बताओगे 64 होता है, तो 64 लिखोगे आप। और 6 का स्क्वायर करोगे बताओगे 36 होता है, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। और बताओगे 36 और 64 आपस में जोड़ोगे बताओगे 100 हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू बताओगे 100 हो जाएगा। तो आपको किसका मान चाहिए, तो बताओगे आर का मान चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो आर का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को अगर पक्षांतर करोगे तो यह वर्ग इधर वर्ग है, अगर पक्षांतर करोगे तो यह क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो आर इक्वल टू बताओगे अंडर रूट में 100 हो जाएगा। और आप जानते हो कि जब 100 का वर्गमूल निकालते तो कितना आता है, 10 आता है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या बताओगे, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं पूछूं आपसे कि जो यह वृत्त आप बनाए हो, तीसरा जो वृत्त बनाए हो, इस तीसरे वृत्त का जो त्रिज्या होगा कितना होगा, तो आप बताओगे जो यह वृत्त है, इस वृत्त की जो त्रिज्या बताओगे आप 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो एक बार बताओ, कमेंट और सवाल पढ़ना चाहते हो, कमेंट करो तुम लोग। अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ना चाहते तो इसके बाद शिवा सर आप लोगों को साइंस वाला पोर्शन पढ़ाएं। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, ठीक ना। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल आप लोग इसी टाइम पे मैथ के लाइव क्लास में सभी लोग जुड़िएगा, ठीक ना। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करो पहले, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम है। सभी लोग वीडियो को लाइक करो। इसके बाद मैं आपके सामने शिवा सर को प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो, क्योंकि आपके सामने हमारे बाद शिवा सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल इसके आगे वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ साथ जो इसका आप बता रहे थे उदाहरण जो था, इसको भी सॉल्व करने के लिए बता रहे हो आप। इसका जो उदाहरण होगा इसको भी मैं कल की क्लास में लूंगा। तो सभी लोग कल की क्लास में, मैक्सिमम लोगों को लाइव क्लास में जोड़िएगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा शिवा सर की।